सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के सामने दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है इसकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। ये लगातार आज 9वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 8 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं। अगर आपके पास ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर लगभग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए भी विभिन्न प्रकार की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, चाहे वो मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड हो, या फिर चाहे सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड हो दोस्तों। तो आप चैनल पेज पर भी जा करके विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के सामने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। आपको पता है दोस्तों हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीबी का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है दोस्तों। ठीक है, निजी क्षेत्र भी अपने हिसाब से कार्य करेगा अर्थव्यवस्था के लिए और सरकारी क्षेत्र भी यानी कि पब्लिक सेक्टर भी कार्य करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों वो होती है जिसमें ना तो निर्यात हो पाता है और ना ही आयात हो पाता है, यानी कि वस्तुओं को ना बाहर हम बेच सकते हैं और ना ही दूसरे देश की वस्तुएं हम खरीद पाते हैं, यानी कि निर्यात और आयात नहीं हो पाता है जब, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है। यहाँ पर ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO और UNO। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित करता है वो करता है NSSO यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित एवं प्रकाशित करता है। ये NSO का ही एक क्या है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन का एक ये कह सकते हैं कि एक पार्ट है उसका। ठीक है, और इस NSSO यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 ईस्वी में हुई थी, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने का ये कार्य करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार होते हैं दोस्तों। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। यहाँ पर है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कृषि में मूलतः बेरोजगारी देखी जाती है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अदृश्य बेरोजगारी या फिर इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है दोस्तों। अदृश्य बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पर कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर एक खेत की जुताई करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन उस परिवार के में 5 लोग हैं, तो 5 के 5 लोग क्या कर रहे हैं, उस खेत की जुताई में लगे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी दिखेगी वो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखती है दोस्तों। तो कृषि में भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, अदृश्य बेरोजगारी, और ये मुख्य रूप से गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर दिखाई देती है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखती है, ग्रामीण कृषि में अदृश्य बेरोजगारी दिखती है दोस्तों। बेसिकली कृषि में आपको मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी वो होती है क्योंकि जैसे हम कृषि करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि मूलतः जो कृषि होती है तो वो 7 से 8 महीने ही साल में कर पाते हैं, 3 से 4 महीना घर में बैठना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो वो जो बेरोजगारी होती है जिस 3 से 4 महीने में जो आदमी बैठ रखा है समझो, यानी कि उसके पास कार्य नहीं है उस दौरान, तो वो बेरोजगारी आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है, और वो मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है शहरी कृषि में ज़्यादातर। ठीक है, तो
तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है कृषि में। सॉरी, तो अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यही है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपको बता दूं दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती विकास संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद में है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कहाँ है? हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या रिजर्व बैंक के द्वारा? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमानित होती है। आपको पता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है, यानी कि भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो टिन का जो सबसे ज़्यादा अग्रगण्य उत्पादक राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पूरे भारत की बात हो रही है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब। तो अगर पूरे भारत की बात की जा रही है दोस्तों, तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है दोस्तों वो है नहरें। ठीक है, और भारत विश्व में सबसे बड़ा नहर तंत्र वाला देश भी है दोस्तों। तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन भारत में क्या है? नहरें दोस्तों। ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये सामने आई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो भारत में जो रेलवे लाइनें हैं वो किस प्रकार की होती हैं? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, या इनमें से सभी दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत में जो 3 प्रकार की रेलवे लाइनें पाई जाती हैं उनके ही नाम इसमें दे रखे हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो नैरो गेज होती है दोस्तों वो लगभग 0.66 मीटर होती है दोस्तों, यानी कि ये कह सकते हैं 67 भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो 0.67 मीटर यानी कि 67 सेंटीमीटर दो पटरियों के बीच की दूरी होती है नैरो गेज में। फिर होता है मीटर गेज दोस्तों, मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी लाइन बोलते हैं, जिसको बड़ी लाइन वाली बोला जाता है, उसे ब्रॉड गेज बोला जाता है, और इसकी जो बीच की दूरी होती है 1.67 मीटर होता है दोस्तों, दो पटरियों के बीच की दूरी। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 प्रकार की लाइनें पाई जाती है। बेसिकली अब नैरो गेज की लाइनें नहीं बिछाई जा रही हैं, अंग्रेजों के टाइम पर नैरो गेज, मीटर गेज का ज़्यादा यूज होता था, अब ज़्यादातर ब्रॉड गेज का यूज होता है दोस्तों। तो इनमें से ये सभी प्रकार की लाइनें प्रयोग में लाई जाती हैं, ये हम कह सकते हैं दोस्तों इसके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये बात सत्य है कि दक्षिण भारत से ही अलवार और नयनार संतों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर है शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या कबीर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है आपका रामानंद। और यही रामानंद थे जिन्होंने, जो कबीरदास के भी गुरु थे दोस्तों। ठीक है, तो कबीरदास के गुरु भी थे रामानंद, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ठीक है,
तो 2 बार राज्याभिषेक वाला जो राजा था दोस्तों, वो यहाँ पर था आपका अकबर। अकबर जब ये कह सकते हैं कि जब छोटा था या फिर जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो उस समय भी उसने क्या कर लिया था, कालानौर में राज्याभिषेक कर लिया था। और उसके बाद भी जब गुजरात विजय होती है तो इन टाइम पे भी उसने क्या किया था, राज्याभिषेक किया था दोस्तों। तो अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 2 बार शासक बना था आपका हुमायूं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार उसको भारत छोड़ करके जाना पड़ा था जब शेरशाह सूर्य ने उसको चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराया था दोस्तों, ठीक है। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, ये चीज़ क्लियर हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था, ठीक है। तो जरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया था? जरी कलम का अर्थ होता है दोस्तों सुलेखकार, सुलेख यानी कि जिसका लेख अच्छा हो, सुलेखकार यानी कि, ठीक है। तो जरी कलम की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया था? यहाँ पर है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो याद रखिएगा दोस्तों, जरी कलम आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जो टाइम था उसे साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल, यानी कि उस समय साहित्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो जो कश्मीर के राजा थे मोहम्मद हुसैन दोस्तों, ठीक है, जो मोहम्मद हुसैन थे उनका लेख बहुत अच्छा होता होगा, तो मोहम्मद हुसैन को उन्होंने जरी कलम की उपाधि दी थी दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को, अब्दुल समद को दी थी सीरी कलम की उपाधि। तो बहरहाल जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो ये चीज़ हम लोग पहले से भी जानते हैं कि पद्मावत की रचना किसने की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अकबर, शेरशाह, बाबर या औरंगजेब। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पद्मावत की रचना हुई थी वो हुई थी आपकी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो दरबारी था शेरशाह सूरी का दोस्तों, ठीक है। और उसी ने पद्मावत की रचना भी की थी दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है दोस्तों। गुरिल्ला युद्ध वो होता है कि छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों को, ठीक है, छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों को पीछे से वार करने की जो बात होती थी, यानी कि दुश्मन को पता ही नहीं है और उसके पीछे से उस पर वार कर लिया जाता था छोटी सैनिक टुकड़ियों के द्वारा, तो उसे एक गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? आप जो शिवाजी ने जो जीते थे जो किले, उनको किस संधि के द्वारा मुगलों को हस्तांतरित किया था? यहाँ पर है चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पुरंदर की जो संधि थी वो आपकी हुई थी आपका 1765 ईस्वी में, ठीक है, 1765 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि। और इसी संधि के द्वारा जो जय सिंह था, जय सिंह ये कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये 1765 नहीं है, ये 1665 है दोस्तों। 1665 में शिवाजी और किसके बीच में हुई थी ये संधि? जय सिंह, ठीक है, जो कि औरंगजेब का क्या था, सेनापति था। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में और उसी के द्वारा मुगलों को क्या किया था, उसने किलों को हस्तांतरित किया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किसके बीच में हुई थी? यहाँ पर है ऑप्शन पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू और औरंगजेब और तैमूर। आपको पता है पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई आपका 1556 ईस्वी में हुई थी और तीसरी लड़ाई आपकी 1761 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है।
तो जो तीसरी लड़ाई है पानीपत की वो किसके बीच में हुई थी? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली आपका एक अफगान नेता राजा था, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। बाकी 1526 ईस्वी में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम युद्ध हुआ था ये, ठीक है। और तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 ईस्वी में पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ठीक है, तो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन अजमेर पहुंचा था? यहाँ पर है रोल ऑफ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो पहुंचा था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर से के दरबार में वो था सर टॉमस रो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचे थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। यहाँ पर ऑप्शन है एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो संरचना जो भारत की है दोस्तों वो संघात्मक है, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और सभी राज्य मिलकर के एक भारत की परिकल्पना करते हैं, यानी कि भावना में एकात्मक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक स्वरूप का भारत का संविधान है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली है जो कि ब्रिटेन के संसद से प्रभावित है दोस्तों। तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से अपनाई गई है भारत की शासन व्यवस्था, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश से प्रभावित है? तो ये कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से प्रभावित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो भारत का जो संविधान का रक्षक या फिर अभिभावक कह सकते हैं वो शक्ति आपकी सर्वोच्च न्यायालय में है। संविधान की व्याख्या करना ये सर्वोच्च न्यायालय के ही हाथ पर होता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया है? यहाँ पर है संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। देखिए दोस्तों, कई बार कंफ्यूज करता है ये, तो याद रखेंगे भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत 28 राज्य और जो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे मिलकर बनेगा। तो राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाए, संघों का राज्य, ये कोई पॉइंट नहीं होता है, राज्यों का संघ होगा भारत, ठीक है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ दोस्तों। भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे हमें? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाग 1 आपका राज्य और संघ क्षेत्र से संबंधित है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो आदर्श जो भारतीय संविधान के जो दिखते हैं वो उसकी प्रस्तावना में दिखते हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। भारत या लोकतंत्र की जो आदर्श जो हमें दिखाई देते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, इस तरीके के शब्दों का क्या हो रखा है? प्रयोग किया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम देख सकते हैं भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है?
तो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो याद रखेंगे दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत और इंडिया शब्द दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के लिए उल्लेखित किया गया है। भारत और इंडिया शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के लिए उल्लेखित किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के भी प्रथम सभापति होंगे दोस्तों। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर इतना ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है दोस्तों। ठीक है, तो राज्यसभा को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। पिछले वीडियोस में मैं इन पर काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक दोस्तों एक ऐसा विधेयक होता है कि जो कि लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो वो पारित समझा जाता है, राज्यसभा को उसे मानना ही पड़ता है और राष्ट्रपति को भी उसमें हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 3 दिन। तो याद रखेंगे दोस्तों, 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए। ठीक है, और वो पारित करना ही करना होता है राज्यसभा को दोस्तों। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? भारत में जो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को दोस्तों। ठीक है, 3 अप्रैल। जबकि पहली बैठक जो राज्यसभा की हुई थी वो 13 मई को हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1952 की पहली बैठक। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। जबकि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इस चीज़ को आप लोग क्लियर अपने दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये गिफ्टेड क्वेश्चन होता है दोस्तों और हर बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कि जो कि कला, खेल, संस्कृति, साहित्य आदि विधाओं में होते हैं दोस्तों। उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। जबकि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर याद रहती हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित का मतलब जो चुनाव लड़के आता है। उसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव लड़के कभी नहीं जाता है, वो एक विधायक के लिए चुनाव लड़ता है दोस्तों, इसलिए निर्वाचित होते हैं जो वो विधायक होते हैं। मनोनीत एंग्लो इंडियन या फिर राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति करता है उनको मनोनीत किया जाना होता बोलते हैं। चयनित होते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो भारत का जो मुख्यमंत्री होता है वो नियुक्त होता है दोस्तों, और उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है दोस्तों। ये लाइन है मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री हमेशा क्या होगा? नियुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपके पास ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये मेरी कह सकता हूं कि गेस है ये मेरा।
ठीक है, और आते भी हैं। इससे पूर्व की वीडियो से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर रखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।